नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी दिल्ली चुनाव में सीएम योगी की होने वाली एंट्री की। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राहुल गांधी के बनाए प्लान की और महाकुंभ से योगी सरकार को होने वाले फायदे की। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सैफ अली खान 6 दिन बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आतसी ने ईसी को लिखा पत्र, रमेश बिदुड़ी के भतीजे पर मारपीट का लगाया आरोप। कांग्रेस को बड़ा झटका, लोकेश बंसल अपने समर्थकों के साथ आप में हुए शामिल। सत्ता में आ गई तो राक्षसों की तरह दिल्ली को निगल जाएगी बीजेपी, केजरीवाल का बड़ा हमला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, 12 नक्सली हुए ढेर। राहुल गांधी के कारण गिरी दूध की बाल्टी, बिहार के शख्स ने नेता पर किया केस। हम साथ मिलकर करेंगे काम, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई। मां निकेता के पास ही रहेगा बेटा, अतुल सुभाष की मां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सोने चांदी की कीमतों में हुआ इजाफा, 79,449 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 1,235 अंक टूटा, निफ्टी 2,350 से नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले खास मुद्दे के बारे में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में सब कुछ अभी दूर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सब बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए लालच दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यानी कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में भी एंट्री होने जा रही है। जी हां, प्रयागराज में लगे महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और अगले दिन यानी कि 23 जनवरी से ही वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव कैंपेन का हिस्सा बन जाएंगे। खबरें हैं कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ 14 चुनावी रैलियों को, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करेंगे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में मिलेगा। आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ऐसे वक्त चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं जब उनके उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 7 सीटें योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल चुके हैं, लेकिन मिल्कीपुर की अलग ही अहमियत है। वो उपचुनाव अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करने वाला है। मिल्कीपुर में भी दिल्ली की तरह 5 फरवरी को ही वोटिंग होने वाली है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। वहीं मोर्चा संभालने से पहले योगी का खास चुनावी स्लोगन यानी कि बटेंगे तो कटेंगे एक बार फिर चर्चा में आ गया है। योगी आदित्यनाथ वैसे तो पूरे देश में अपनी हिंदुत्व की राजनीति वाली लाइनों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव करते आए हैं, लेकिन दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलों वोटर्स के बीच योगी आदित्यनाथ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। दिल्ली चुनाव में इस बार अखिलेश यादव ने पूर्वांचल के लोगों के वोट के लिए ही अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया है। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए बराबर खास है। अखिलेश यादव अपने हिस्से के 2 सीटें तो उपचुनाव में गंवा चुके हैं, ऐसे में मिल्कीपुर जीतना जरूरी हो गया है। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो उनको मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की हार का हिसाब बराबर करना है। जाहिर है हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को योगी के इसी नारे की वजह से जीत मिली है। ऐसे में अब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ के कैंपेनिंग का क्या असर होने वाला है, इसकी जानकारी तो चुनाव के बाद ही मिल पाएगी। फिलहाल ये बड़ा सवाल है। खैर, रुक करते हैं अपनी अगली रिपोर्ट्स की ओर। कुंभ मेला, जिसे सबसे विशाल सांस्कृतिक समागम माना जाता है, वो इन दिनों संगम नगरी प्रयागराज में जारी है। महाकुंभ में अब तक करीब 8 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने काफ़ी इंतजाम किए हैं।
लोगों को रहने खाने से लेकर उनके आने जाने की हर व्यवस्था की गई है। इस साल के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ से इस बार सरकार को भारी फायदा होने वाला है। जी हां, महाकुंभ 2025 जितना धार्मिक दृष्टि से जरूरी है उतना ही आर्थिक दृष्टि से भी खास है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने इस महाकुंभ के आयोजन के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया है। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ रहने वाला है। इस महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की सरकारी खजाने में काफी वृद्धि होने की संभावना है, यानी कि काफी फायदा होने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार महाकुंभ से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन देगा। इस आयोजन ने भारत की जीडीपी में 1 से अधिक की वृद्धि होनी और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आपको बता दें कि अगर हर श्रद्धालु औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है तो इस आयोजन से कुल 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। अगर प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए होता है तो ये 4 लाख करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। इससे राज्य की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। 2023-24 में भारत की जीडीपी 295.36 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में 324.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। केवल जीएसटी संग्रह ही 50,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो महाकुंभ से योगी सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2019 में प्रयागराज के अर्धकुंभ मेले में 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था। इस बार महाकुंभ मेले में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो राज्य की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये निवेश न केवल सांस्कृतिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक साबित हो रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि महाकुंभ अपने व्यापक प्रभाव के साथ न केवल आध्यात्मिक बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक बन गया है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली चुनाव को लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी परेशान हैं, उतनी ही कांग्रेस भी जीत को लेकर जी जान से जुट गई है। इस बार राहुल गांधी के सामने चुनाव जीतने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है। जी हां, यही कारण है कि राहुल गांधी केजरीवाल के साथ न होकर भी अकेले दम पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। हालांकि राहुल गांधी के दिल्ली चुनाव को लेकर सीरियस होने के कई कारण हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। सीलमपुर रैली के बाद कांग्रेस को जनता के रुझान में बदलाव महसूस हो रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस राहुल गांधी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को जोरदार टक्कर देने की तैयारी में जुटी है। एक के बाद एक राहुल गांधी की रैलियां प्लान की गई हैं। रैली, रोड शो और जनसंपर्क अन्य कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस को दिल्ली वालों से सीधे जोड़ने की कोशिश तो चल रही है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली कांग्रेस के प्रयास बेहद ढीले ढाले लग रहे हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली चुनाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के भड़ास निकालने का बढ़िया माध्यम बन गया है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल को घेर कर इंडिया ब्लॉक में दबदबा बनाए रखने का भी मौका है। और लगे हाथ कांग्रेस के प्रति लोगों की धारणा बदली तो विधानसभा चुनाव में हिसाब भी बराबर किया जा सकता है। ऐसे में जब तक नई दिल्ली सीट पर राहुल गांधी की कैंपेन की नई तारीख नहीं आ जाती, एक संदेश तो बना ही रहेगा और ये सवाल भी कायम रहेगा कि क्या राहुल गांधी के रोड शोज कुछ बदलेगा या नहीं। अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी दिल्ली में 22, 23, 24 और 27 जनवरी को चुनावियां रैली कर सकते हैं। इस बार राहुल गांधी का फोकस दलित, मुस्लिम बहुल सीटों पर रहने वाला है। खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 19 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की थी, जिसमें सचिन पायलट और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कांग्रेस नेताओं को दिल्ली के मोर्चे पर उतरने के लिए निर्देश दिए गए थे। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं, जिस पर आपसे बात करना आज के समय में बहुत जरूरी है।
देश में दिन पर दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। हत्या, लूटपाट, बलात्कार, चोरी, डकैती, ब्लैकमेलिंग के अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और खास बात यह है कि इन घटनाओं के ज़्यादातर अपराधी आज के युवा हैं, जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं। हैरानी करने वाली बात यह है कि युवा जिस प्रकार की प्रवृत्ति से ग्रसित होते जा रहे हैं, इससे इन अपराधों पर लगाम लगाने का कोई भी रास्ता नहीं है, जो देश के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें, अपराध के दलदल में ऐसे लोग धंस रहे हैं जो ना तो पेशेवर अपराधी हैं और ना ही अपराध करना उनके लिए कोई मजबूरी है। वे केवल अपने अहंकार की तुष्टि या अनावश्यक जिद के चलते संगीन अपराध कर जाते हैं, जो न केवल उनके पूरे जीवन को काल कोठरी में धकेल देते हैं, बल्कि परिवार के साथ साथ पूरे समाज को भी शर्मसार कर जाते हैं। और हर बार सवाल ये बचता है कि वो समाज जो किसी भी घटना के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा देता है, कभी उसने खुद के भीतर झांकने की कोशिश की है? हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या विचार और आदर्श दे रहे हैं? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचा है? हम दूसरों के सही गलत का फैसला तो तुरंत सुना देते हैं, लेकिन हम खुद क्या सही और गलत कर रहे हैं, इस पर कभी विचार करते हैं? आजकल जैसे अपराध हो रहे हैं, उनके पीछे कोई ठोस वजह नज़र नहीं आती। कभी कभी तो युवा एक दूसरे को देखकर अनजाने में ही अपराध को अंजाम दे देते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उच्च वर्ग से प्रभावित होकर उनके जैसा दिखने, रहने और करने के लिए ही अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही आज के समय में इंटरनेट पर बांटा जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, आज के आधुनिक समय में यूट्यूब के माध्यम से अपराधों के बारे में जानकारी जुटाना आसान हो गया है। दिखावे व अपने शौक को पूरा करने के लिए युवा शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं। इसके बाद में अपराधों के दलदल में फंस जाते हैं। व्यक्ति की सही परवरिश न हो तो वह अपराध की ओर मुड़ ही जाता है। प्रशासन की अनदेखी व पुलिस की लापरवाही भी अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देती है। ऐसे में परिवार के साथ साथ समाज का भी ये दायित्व है कि युवाओं को इस अपराध के दलदल में जाने से रोका जाए, क्योंकि वही तो देश का भविष्य है। अगर युवा ही गलत रास्ते पर जाएगा तो देश का क्या होगा? खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।